हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ हैमिल्टन ओंटारियो में कैनेडियन वॉरप्लेन हेरिटेज म्यूज़ियम। सो लेट्स एक्सप्लोर। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। लेट्स गो टू एक्सप्लोर। आज सैटरडे हम लोग आए हैं कैनेडियन वॉरप्लेन हेरिटेज म्यूज़ियम देखने। ये हैमिल्टन ओंटारियो में है, हैमिल्टन के एयरपोर्ट के पास। ये है म्यूज़ियम की एंट्रेंस और अच्छी खासी पार्किंग। तो आज हम इस म्यूज़ियम में जाके देखते हैं कि क्या क्या डिस्प्ले पे है। एंटर होने से पहले इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ लोग जिन्हें एविएशन का शौक़ है उन्होंने इस म्यूज़ियम को शुरू करा। ये किसी और म्यूज़ियम से इस तरह डिफरेंट है कि वर्ल्ड वॉर 2 के ज़्यादातर ऐसे जहाज़ जो कैनेडियंस ने फ़्लाई किए हैं उनको यहाँ ला के रिस्टोर किया गया और उनको दोबारा उड़ने के काबिल बनाया गया। तो इसकी ख़ास बात यही है कि यहाँ पे जो चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई हैं वो ना सिर्फ पुरानी हैं बल्कि उनको मेंटेन रखा गया है ताकि वो उड़ाई जा सकें और ये लोग किसी ना किसी ओकेजन पे उन जहाज़ों को उड़ाते भी हैं। तो ये इसकी यूनिकनेस है। स्टार्ट हुआ तो 1970 में 1970 में एविएशन के जो मेंबर थे उन लोगों ने रिस्टोर करा सारे। सही वॉरप्लेन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट यूज़ हुए बकायदा बॉम्बर्स, जो एक यूनिक यहाँ पे 40 से ज़्यादा यहाँ पे जहाज़ हैं और जो अभी तक फ्लाई भी करते हैं। अच्छा हाँ, हाफ ऑफ देम, उनमें से तकरीबन हाफ या उससे ज़्यादा भी फ्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पुराने और फ्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से एंट्रेंस है, लेट्स गो। तो हम अंदर आ चुके हैं इस म्यूज़ियम के। यहाँ से हमने टिकट लिया है और इन्होंने मशवरा दिया कि हम यहाँ से स्टार्ट करें अपना टूर। इस एंट्रेंस के सामने ही डेनिस ब्रैडली की पिक्चर है। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दिस म्यूज़ियम। मे बी उस वक्त वो म्यूज़ियम ना हो और इनकी बस एक एक्टिवेशन हो। तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि ये वॉर प्लेन्स का म्यूज़ियम है इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे वॉर की ही बातें लिखी हैं कि ये जहाज़ वॉर में किस साल में उड़ा था, इसकी एसोसिएटेड कोई ख़ास बात और फिर इन जहाज़ों के कुछ मॉडल्स। तो हम इस टूर में ये सारी डिटेल्स पढ़ते हुए जाएंगे। उन सब की तो वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो फिर हम उसकी वीडियो बनाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में जब कनाडा की अपनी खुद की एयरफोर्स नहीं थी तब भी कई कैनेडियंस ने, तकरीबन 20,000 कैनेडियंस ने एयरफोर्स रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में सर्व किया और ये उन जहाज़ों में से एक है। 3 को विक्टोरियन क्रॉस मिला। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जहाज़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्कुल लकड़ी और वुड, वायर और फैब्रिक और ग्लू से बनाए गए सिंगल सीट के होते थे और ये पायलट्स जिन्होंने इन जहाज़ों में फ़्लाई करा उनके पास पैराशूट भी नहीं होता था। ये इनकी एग्जाम्पल है और ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। पायलट जहाज़ में बैठा खुद अपने हाथ से बॉम्ब नीचे गिरा रहा है। उस वक्त तक बॉम्बर प्लेन्स नहीं बने थे। ये तस्वीर है कैसर बेल की और ये कैनेडियन एविएटर था एंड ही इज़ ड्रॉपिंग अ बॉम्ब ऑन अ फ्रेंच फ्रंट इन वर्ल्ड वॉर 1 और ये उन जहाज़ों के मॉडल्स हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में कैनेडियन एयरफोर्स नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब कैनेडियन एयरफोर्स बनी तो वो किसी वॉर में फ़ाइट करने के लिए नहीं बनी स्पेशली, बल्कि उस एयरफोर्स ने इस कनाडा की जो पहाड़ी इलाके हैं जो कि बाय रोड एक्सेस नहीं है, उन पर रोड नहीं बने हुए थे, उनकी मैपिंग का काम किया, सर्वेइंग का काम किया, जंगलात में लगने वाली आग को पहले ही कैप्चर कर लेना, लोगों की मदद करना, एंटी स्मगलिंग। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए सब ये एयरफोर्स ज़्यादा इन्वॉल्व रही जब ये न्यूली क्रिएट हुई। अब भी कैनेडियन एयरफोर्स जो कि आर्म्ड फोर्सेस हैं फॉर कॉम्बैटिंग, उनका एक विंग है रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स जो अब भी इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है।
पायलट्स के लिए जी सूट की इन्वेंशन कनाडा में हुई है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि किस तरीके से एक ऐसा सूट बनाएंगे जो पायलट के लोअर बॉडी को स्क्वीज करता है फ्लाइट के दौरान, ताकि ब्लड जो है फ्लो हो माइंड ब्रेन की तरफ और सपोर्ट करे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक्चुअल जी सूट कहाँ रखा है। ये एक्चुअल जी सूट है पुराने टाइम का, और यहाँ एक इमेज है कि ये सूट कैसे पहना जाता था। इसको कनेक्ट करते थे एयरक्राफ्ट से, और जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते थे तो एयरक्राफ्ट से कनेक्शन की वजह से एक एयर पंप होती थी इसके लोअर पार्ट्स में जो स्क्वीज करती है बॉडी को ताकि ब्लड की मूवमेंट ब्रेन की तरफ हो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस बॉम्बर डिस्प्ले के पास, और वो है ये कुछ पुराने सामान, जिसमें मुझे इंटरेस्टिंग लगा ये छोटा सा मेटल का बॉक्स। इस पर लिखा हुआ है इमरजेंसी फ्लाइंग राशन, और यहाँ उसकी ज़्यादा डिटेल भी नहीं लिखी हुई। तो और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर इस छोटे से बॉक्स में क्या चीज़ दी जाती थी फॉर इमरजेंसी राशन। तो मे बी मैं गूगल करके देखूँ कि क्या होता था उस वक्त। ये है पहला फ़्लाइट सिमुलेटर पायलट्स के लिए, जहाज़ के बजाय इस एक डमी पे वो बैठकर और एक्सपीरियंस कर सकें कि अपनी फ़्लाइट की ट्रेनिंग कर सकें या प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ इसकी डिटेल्स हैं, और यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रही है किस तरीके से यूज़ होता था। इसका मेन हॉल है जहाँ पे एक्चुअल प्लेन्स डिस्प्ले के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर 4 बजे एक इवेंट है, तो ये उसकी तैयारी हुई है। पता नहीं बगैर इवेंट के ये कैसे दिखता होगा, कोई प्राइवेट इवेंट है, हो सकता है इन्होंने कुछ हटाया हो सामने से या साइड पे कर दिया हो। तो बहरहाल हम जो भी देख सकते हैं वो देखेंगे। वो जो यहाँ पे गाइडेड टूर होगा वहाँ पे हमने अपना नाम लिखवा दिया। कितनी देर बाकी है? ओह बस 20 मिनट्स बाकी हैं, तब तक हम इसको यूँ ही घूम लेते हैं और फिर गाइडेड टूर के साथ देखेंगे। वॉलंटियर जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं उन्होंने बताया कि आज ये जो जहाज़ आप सामने देख रहे हैं ये आज उड़ के आया है सुबह। वाह, स्टिल फ्लाइंग। तो ये जहाज़ वर्ल्ड वॉर 2 में फ्लाई कर चुका है। वाह, दिस इज बिग। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि यहाँ की ख़ास बात ये कि ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है बल्कि प्लेन्स को मेंटेन रखा जाता है ताकि ये फ्लाई कर सकें। तो ये एक एग्जांपल है। ये बंदा इंजीनियर अभी इस वक्त इस प्लेन के ऊपर काम कर रहा है, इसकी मेंटेनेंस कर रहा है, और ये डेफिनेटली बहुत पुराना प्लेन है। देखिए इसके सारे ऊपर के शेल वगैरह खुले हुए हैं, इसकी पूरी टूल किट्स यहाँ रखी हुई हैं और ये इनके ऊपर काम कर रहा है। ये बारे एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताया है अभी कि ये एक्चुअल वर्ल्ड वॉर 2 का वो एयरक्राफ्ट है जो D-Day जो इवेंट था उसमें सोल्जर्स आर्मी के जो लोग थे उनको ड्रॉप कर रहा था बीच पर, और ये अभी सुबह ही फ्लाई करके आया है और यहाँ खड़ा है। इस पर ये जगह जगह ग्रीन टैग्स और ये रेड टैग्स लगी हुई हैं जिस पर लिखा हुआ है फ्लाई करने से पहले इन्हें हटा देंगे। हर उस पीस के ऊपर लगी हुई हैं जो मूव होता है, जैसे ये फ्लैप का पीस वहाँ टेल के पास। तो अभी 2 बजे हमारा टूर शुरू होगा तो हमें और पता चलेगा। Controlled by us, but rather the government of Canada and lots of security, etc. And that's okay too. So, well, thank you so much. Well, okay, so you're going to join us? Okay, so we'll await your getting on this flying museum. All 105,000 square feet of us. Believe it or not, the original hangar that we had was a World War II era hangar because we were training airmen on this very spot in which we stand. It's sacred ground here, but unfortunately we suffered a fire in 1993 and we lost several planes, and very much unfortunately, but we built the wonderful new edifice and it's onward and upward from there. Just a couple of things about out here. Nothing really to say out here. You'll notice mostly cargo planes. That fly mostly at night here, and you'll notice they're sitting on cement. We sit on asphalt over here because we're not dealing with anywhere near the weight. Here
is called a T-33, not shooting star, which is what our American friends would call it. We call it the T-33 Silver Star, in an effort to pay homage, pay respect to the fact that Canada's first powered controlled flight was something called the Silver Dart. So isn't that kind of cool? This is Canada's first jet trainer that we've ever had, and it would be classified as a first generation jet. And how can you classify a jet as this generation or that generation? Well, the fact that we've got straight wings, that's going to mean that it's a first generation jet. Time ever. The answer, of course, being no. Good. Okay. Now, take a look at the propeller assembly. Now, for younger folks, can you help me out here answering this question? Is that old technology or is it new technology? What do you think? Old. And first officer are so close to the buttons and dials, they could literally have the buttons and dials rub up against their face. That's how intimate they are inside the cockpit there. Ooh, it really is coming down, isn't it? That's okay, because I can tell the story of some of these planes from inside here with your permission. There's your tutor. Next visit, you're going to sit inside that and you're going to be able to manipulate what we call the ailerons, the elevator, and the rudder at the back. Three of the main access points. So we head over here. Let's head over here real quick. When the Avro Aero plane was canceled, I'm not going to say we had to settle for this because this ended up being the perfect answer. These are what we call the CF-101 Voodoos. Yeah, there goes one now. Linen over plywood. And then beneath the plywood there'd be metal tubing. And so the man who invented this plane, his name was Sidney Cam, he said, wouldn't it be lovely if we could actually repair the darn thing on the battlefield? And so, whereas the Spitfire and the Lancaster made of metal skins, this one you throw on a little bit of wood repair and you're good to go for 2 hours from now. Them too, because it's an auditory feast. It really is. No. Sure. Of course. Exactly. This is flies on. Wait लिखा 30 minutes $29 and 60 $49. Salvation is yet to be fitted. और ये सारे आपको एयरक्राफ्ट दिखेंगे. ये जो है इस मॉर्निंग में नहीं वो वाले का है. इस मॉर्निंग में वो क्या है फ्लाई करता है.
closer to mine. This was yesterday, and that was 2 days ago. 100%. म्यूज़ियम का एग्ज़िट होता है इस शॉप पर। अच्छी शॉप है, जिन लोगों को शौक़ है ऐसी चीज़ें पहनने या इस्तेमाल करने का, जैसे थोड़ी आर्मी के लोग वो ज़र वैसी भी नहीं होती, जैसे ये बैग है बड़ा रगड़ सा, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स रखी हुई हैं। सिर्फ वॉर प्लेन की नहीं है बल्कि इस सिटी हैमिल्टन के बारे में भी है। ये लंदन कैसल की बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है, हम गए थे। ये भी हैमिल्टन में ही है, एक पुराना हाउस है जिसे प्रिजर्व किया हुआ है उसकी पूरी डेकोरेशन को। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, मे भी हमें कोई अच्छी ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई छोटी सी फ्रिज मैग्नेट कोई या कोई कैप, तो फिर हम वो ले लेंगे। People actually working here. It's वो restoration project, इसको restore कर रहे हैं, इसमें जहाज़ की restoration चल रही है। This जहाज़ की restoration इसके लिए। के project, Bolingbroke restoration project. This picture कितनी पुरानी है, 1945, 8 में। Just wait a second. I was gonna do that. अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ये म्यूज़ियम यूनिक है क्योंकि किसी भी म्यूज़ियम में इस तरह से आप बहुत करीब से जहाज़ को नहीं देख सकते। ये एक लिविंग म्यूज़ियम है क्योंकि ये सारे जहाज़ एक्टिव हैं। इनफैक्ट ये वाला अभी सुबह फ्लाई करके आया है, तो इसलिए ये म्यूज़ियम इस तरह से भी ख़ास है। हमने एक टूर भी किया, टूर भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। प्लस यहाँ 4 बजे एक इवेंट है जिसकी वजह से हर चीज़ शॉर्ट हो गई है। जो कैफ़ेटेरिया है वहाँ पे फूड की सर्विंग रुक गई है, सिर्फ कॉफ़ी दे रहे हैं और हमारा टूर भी शॉर्ट हो गया। तो अच्छा होगा अगर हम किसी ऐसे दिन आएँ जिस दिन यहाँ पे कोई एविएशन डे हो, एक्चुअली में जहाज़ फ्लाई कर रहे हों। एक साल में ऐसा दिन भी होता है जिस दिन दूसरे जहाज़ भी यहाँ आते हैं डिस्प्ले के लिए, हेलीकॉप्टर्स आते हैं एंड यू कैन सिट इनसाइड देम। तो हम दोबारा आएंगे किसी ऐसे दिन पर जिस दिन कोई इवेंट हो। अभी तो बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था, खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है मुझे लगता है समर में। हाँ, ऊपर सिमुलेशन भी है, फ्लाइंग सिमुलेटर जो पेड है अलग से, बट इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर किड्स। और यकीनन जब समर वेकेशन होते होंगे और बच्चों की छुट्टियाँ होती होंगी तो बहुत बच्चे यहाँ आते होंगे। आज तो इतना रश नहीं है। तो बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बाय बाय।